नमस्कार, राम राम। और आगे सभी सुखलाल, आर्यन पचवारा, एसएम लव डोसा, आर्यन पचवारा डोसा, आगे सभी के सभी। चलो देखते हैं आगे का प्रश्न जो अपन देखने वाले हैं। और जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, द्विघात समीकरण। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। वैसे आप सभी के पास डायस रख होनी चाहिए, अगर फिर भी नहीं है तो फिर भी बता देता हूँ। देखिए, स्क्रीनशॉट लो। द्विघात समीकरण 2x² प्लस का 3x प्लस 4 बराबर 0 है में मूलों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं समीकरण में लिख देता हूँ। आपको द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² प्लस 3x प्लस 4 और बराबर में 0 दिया गया है। आपको फिर से बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे, ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डलने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से, जब तक मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ। फटाफट कर दो, जल्दी जल्दी कर दीजिए, ताकि सभी लोग बाग जुड़ जाए। चलो चलो फटाफट करो, फटाफट कर दो। चलो कर दिया, चलो ठीक है कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के आपको क्या ज्ञात करना है, मूलों का योग। मूलों का क्या करना है आपको, इसका योग करना है। मूलों का क्या करना है आपको, योग करना है। देखो, मूलों का योग कह दे, या आपसे वो कह सकता है शून्यांकों का योग, तो बात एक ही है। समझ गए इस बात को भाई? मूलों का योग कर दे या वो आपसे शून्यांकों का योग कर दे, तो आपको एक ही काम करना है, ना कि अलग काम करना। मतलब भाषा अलग बदल रहा है, प्रश्न का तरीका नहीं बदलेगा। समझ गए? अब देखो मैं क्या काम करता हूँ, अगर मेरे से वो कहता है कि शून्यांक ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो, तो मुझे हल दूसरे तरीके से करना। लेकिन वो मुझसे क्या कर रहा है, सिर्फ योग करना है। तो योग करने के लिए देखो, इस समीकरण में एक का मान कितना है, 2। कितना है, 2। बी का मान कितना है, 3। सी का मान कितना है, 4। यहाँ से मैं हल करता हूँ, यानी हल करना है। ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, वहाँ से भी आप, अगर आपने अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को खोल के आप वीडियो को देख सकते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि शून्यांकों का क्या करना है, शून्यांकों या मूलों का योग। शून्यांकों या मूलों का योग क्या होता है गुरुजी? इसका मतलब तो ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, मैं शून्यांक और मूलों का योग में लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा, और इसका जो मान आता है किसके रूप में आता है, माइनस का बी बटा ए के रूप में। ठीक है, अल्फा और बीटा को शून्यांकों का मूल कर दो या योग कर दो, तो मैं अभी इसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का माइनस, बी का मान कितना है, 3 है, और ए का मान कितना है, 2 है। तो मेरा जो शून्यांकों का योग आया वो कितना आया है, 3/2, माइनस के 3/2। या मूलों का योग कितना है, माइनस का 3/2। आगे बात समझ में, समझ गए? यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। और अगर गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। समझ गए बात इस चीज़ को? देखो अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। देखो इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका वो ये है, आपसे प्रश्न आपका कह रहा है कि द्विघात सूत्र को लिखो। यानी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र लिया जाता है ना, द्विघात सूत्र, या इसकी जगह आपसे ये भी कह सकता है श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, दोनों में से कोई सा नाम ले सकता है, तो सूत्र एक ही लिखना पड़ेगा। तो द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे में कितना, 2a। ये कौन सा सूत्र होता है, श्रीधराचार्य कह दो चाहे आप द्विघात सूत्र कह दो। इसके बीच
बाद आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, देखो किसी वृत्त की त्रिज्या, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपका जो अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाती है। आपसे क्या पूछ रहा है कि मान लो ये कह रहा है कि कोई वृत्त है, ये वृत्त हो गया, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र बिंदु ये हो गया। अब वृत्त की कोई त्रिज्या है और उस त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक बात स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं ना, स्पर्श रेखा मैं इधर से भी खींच सकता हूँ, इधर से भी खींच सकता हूँ, इधर से भी खींच सकता हूँ, इधर से भी खींच सकता हूँ ना, थोड़ी अंदर चली गई है, इधर से भी खींच सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात है, यहाँ से त्रिज्या ये भी डाल सकता हूँ, ये भी डाल सकता हूँ, ये भी डाल सकता हूँ और ये भी डाल सकता हूँ। जब अगर ऐसी स्थिति है तो अगर किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 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 कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखना, किसी भी वृत्त पर यदि मैं स्पर्श रेखाएं खींचता हूँ, किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचता हूँ तथा तो वह स्पर्श रेखा उस वृत्त की त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाएगी। हमेशा कितनी डिग्री का कोण ही बनाएगी, 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ से गुरुकुल छारेड़ा, ठीक है। देखो इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निर्देशांक, इसके बाद है निर्देशांक ब्रैकेट 4,3 में भुज व कोटि ज्ञात करो। भुज व कोटि ज्ञात करो, ठीक है। देखो भुज व कोटि ज्ञात करना है ना, देखो भुज व कोटि ज्ञात करना है तो किसी भी निर्देशांक में जैसे 5,3 है तो इसमें भुज तो कौन होगा 5, इसमें भुज तो कौन होगा 5 और कोटि कौन होगा 3। जैसे मैं लिख दूँ -7, -8 तो इसमें भुज कौन है -7 है और कोटि कौन है -8। जैसे मैं लिख दूँ 11, -17 तो इसमें भुज तो कितना होगा 11 और कोटि कितनी होगी -17। यानी इसमें भुज और कोटि पूछ रहे ना, तो इसमें भुज तो कितना होगा, भुज इसमें भुज कितना होगा 4 और कोटि कितनी होगी 3। तो भुज तो 4 होगा और कोटि कितनी होगी 3 होगी। समझ गए बात। यानी किसी भी निर्देशांक की बात करें, इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला मान होगा वो तो भुज का होगा और इन्वर्टेड के बाद जो मान होगा वो क्या होगा कोटि होगा। यानी इन्वर्टेड कोमा यानी इससे पहले ये तो क्या है भुज है और ये क्या है कोटि है। समझ गए बात को बिल्कुल बड़े शानदार तरीके से। देखो इसके बाद आगे, देखो इसके बाद आगे चलते हैं अपन। अब जब आगे चलते हैं अपने तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आता है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मान ज्ञात करो। कर देंगे, मान ज्ञात करो भाई, कर देंगे, कोई बात नहीं। आपका प्रश्न कह रहा है कि कोस 30 डिग्री और माइनस साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखो अपने को मान पता होना चाहिए, अगर मान पता नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो हल क्या करते, इसका हल करते, यानी कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। मैं इधर लिख देता हूँ कि कोस 30 डिग्री का मान होता है कितना होता है √3/2 और जो साइन 60 का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है वो भी कितना होता है √3/2। यानी कोस 30 का मान कितना √3/2 यानी √3/2 माइनस का माइनस साइन 60 का मान भी कितना होता है √3/2। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई दिक्कत नहीं है तो इसको मुझे हल करना है भाई। वैसे तो मैं ये प्लस और ये माइनस सब काट के जीरो कर सकता हूँ क्योंकि न्यू टाइप का प्रश्न नहीं, लेकिन अगर ये 2 नंबर का दे दे तो कैसे हल करोगे। देखो अगर 1 नंबर का दे रहा है तो आप बराबर में 0 लिख दो डायरेक्ट। अगर 1 नंबर का ये दे रहा है तो आप ये प्लस का ये माइनस का बराबर में आप क्या लिख दो 0, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा।
अगर नंबर बड़ा दे, जैसे 2 नंबर का दे दे, तो हल कैसे करोगे? देखो तब हल आप कैसे करोगे गुरुजी, √3/2 माइनस √3/2। लेस है कितना आएगा? लेस है कितना आएगा? 2 आएगा। सेम संख्या यानी ऊपर सेम है तो ऊपर भी सेम लिख दो, √3 माइनस √3। अब गुरुजी ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, यानी ऊपर कितना बचा? 0, और 2 का भाग आप 0 में दे देते हो तो 0 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इस प्रकार आपको हल करना पड़ेगा फिर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर 1 नंबर का दे तो आप सीधा यहाँ पे काट दो, 0 लिख दो, आपका आंसर 0 हो जाएगा, न्यू टाइप हो जाएगी। अगर ये न्यू टाइप से संबंधित बात ना करें और अगर नंबर बढ़ाकर बात करें, जैसे 2 नंबर का दे दे, 3 नंबर का दे दिया, तो संख्या इसमें और जोड़ दे, तब आपको इस प्रकार हल करना है। इनका एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद जो प्रोसीजर होता है, 2 का भाग 2 में गया, एक बार 1 को 3 से गुणा किया, √3 माइनस का माइनस, फिर 2 का भाग 2 में गया, एक बार गया, 1 को √3 से गुणा किया, √3। अब ये प्लस का ये माइनस का, यानी इसमें से आप घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 2 का भाग 0 में देते हो तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को? इसके बाद आगे देखो, आगे वाला जो प्रश्न आपका कह रहा है वो कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो आगे वाला जो प्रश्न आपका कह रहा है तो ये कह रहा है कि यदि साइन 3x बराबर कितना है? 1 है। साइन 3x बराबर 1 है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब बताओ, मैं इसको हल करता हूँ, यानी साइन 3x बराबर 1। अब गुरुजी साइन में तो किसी डिग्री का मान 1 होता है नहीं, जब किसी में साइन का 1 मान नहीं होता तो आप क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो कि 1 बराबर साइन π/2। 1 बराबर साइन π/2। सो यहाँ पे बराबर नहीं आएगा, ये 1 बराबर साइन π/2, ये थीटा है, इसको थीटा मान दिया मैंने, और साइन 1 बराबर कितना लिख दिया? साइन π/2। यानी अब आपको एक की जगह कितना लिखना? साइन π/2, यानी साइन 3x बराबर एक की जगह कितना लिखूंगा? ये, यानी साइन π/2, यानी साइन से साइन कैंसिल, यानी आपकी जो औसतिक वैल्यू आ गई 3x बराबर π/, कितना बन गया? 2 बन गया। पाई कितना बन गया? π/2। मैं इधर हल कर देता हूँ। देखो 3x है, अब ये 3 इस x के गुणा में ना, 3 और x गुणा में आपस में, यानी मैं इस 3 का पक्षांतर करूंगा तो भाग में जाएगा, इसके ही π/2 के भाग में जाएगा। ये इसके नीचे 1 मान लो ताकि आपको पक्षांतर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसको x बराबर π/2, अब गुणा में पक्षांतर करूंगा तो ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली ऊपर, यानी गुणा 1/3, पाई एकम पाई और 3 दूनी के 6, यानी x का मान कितना आ गया अपना? π/6 आ गया। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपको दिया गया है कि बंटन 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य ज्ञात करो। ठीक है, अब हमको सीधी बात कर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर सीधी बात हमसे वो कहे रहा आपसे किसके लेके? माध्य के लेके, तो आपको एक सूत्र लगाना है, जो आप ये कह सकते हो गुरुजी औसत वाला सूत्र हो, तो औसत भी कह सकते हो आप इसे, माध्य का सूत्र भी कहते हो। इसका सूत्र होता है क्या? राशियों का योग। क्या कहते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। और अगर इंग्लिश में कहते हैं तो इसे एवरेज कहते हैं। इसे राशियों का योग को सम ऑफ क्वांटिटी बटे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। देखो अब मुझे इसका माध्य ज्ञात करना है, यानी माध्य बराबर राशियों का योग, यानी इन सब को जोड़ना है, यानी 10 + 12 + 8 + 7 और +13, यही संख्या है। ठीक है, देखो इसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ संख्याओं का आपको। अब ये संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5, राशि संख्या कितनी होगी? 5 हो गई। यानी देखो जोड़ो, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 12 40, 40 और 10 50, 50 से मैंने 5 का भाग किया कितनी बार? 10 बार। तो मेरा इसका माध्य कितना आ गया? 10 आ गया। माध्य कितना आ गया? 10 आ गया है।
बिल्कुल 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वाजिब बात है कि 10 आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखो अगला प्रश्न अब हमारा, अगला प्रश्न है, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, बिल्कुल जैसा मैं प्रश्न कहता हूँ वैसा सोचना, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तथा, तो बताओ उसकी चितिया पटाने की संभावना क्या होगी। देखो मानो कि मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है, ये 1 रुपये का मैंने सिक्का बना दिया, यानी 1 रुपये का मेरा क्या है, सिक्का है। 1 रुपये का क्या है मेरा, देखो मेरे पास ये 1 रुपये का क्या है, सिक्का है, यानी सिक्का। ठीक है, अब 1 रुपये का सिक्का, यानी आपने 1 रुपये तो आराम से देखा होगा, बहुत बार देखा, सिक्का तो देखा हो, यानी 1 रुपये का सिक्का होता है, दो तरफ से होता है, एक तरफ तो मैंने ये बना दिया और दूसरी तरफ ये बना दी, यानी एक तरफ तो मेरे सिक्के में क्या लिखा होता है, रुपया, और दूसरी तरफ क्या होता है, भारत। दूसरी तरफ क्या होता है, बिल्कुल देखा है ना, सबने देखा, सिक्का सभी ने देखा, और ये भी देखा कि एक तरफ रुपये पे भारत लिखा होता है, एक तरफ क्या लिखा होता है, रुपया लिखा होता है। अब आपको क्या करना है, एक बात आओ, आप 1 रुपये के सिक्कों के आसमान में फेंकते हो, आसमान में फेंक दिया, अब ये बताओ कि आसमान में जो स्वतंत्र रूप से गिरेगा, आप गिरा नहीं रहे हो, बिल्कुल सही बात है, अब गिरा नहीं रहे हो तो ये बताओ, या तो रुपया आएगा या फिर भारत आएगा, आएगा तो दोनों में से एक ही, पर यह तो है नहीं कि कोई तीसरी चीज आ जाएगा, जैसे मोदी जी आ जाएगा। मोदी जा सकता है क्या, मुझे किस बात कर रहे हो आप बावड़ी, मोदी जी की यहाँ होगा, कि 71 रुपया होगा उसका भारत आओ, बिल्कुल ना, अरे रुपया और भारत ही आएगा ना। ठीक है भाई, रुपया और भारत ही आएगा, तो मैं ये कह दूँ कि इस रुपये को तो क्या मानता हूँ, चित्त, और इस भारत को क्या मान लेता हूँ, पट। रुपये को तो क्या मान लिया, चित्त, और भारत को क्या मान लिया, पट। अब ये बताओ कि मैं रुपये को उछालूंगा तो या तो रुपया आएगा या फिर मेरे पास भारत आएगा, यानी या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा। अब एक बात बताओ, अब आपको हल कैसे करना है इसे, ठीक है, हल करना कैसे है, देखो घटना लिखो तो लिख दो, नहीं आप सीधा करो कि गुरुजी कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम, एक बात आओ, एक परिणाम तो यह दिख रही और एक परिणाम यह दिख रही, टोटल परिणाम कितना का 2, कि आएगा तो इन दोनों में से एक ही आएगा ना, यानी कुल परिणाम मेरे पास कितने हो गए, 2 हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए, बिल्कुल वाजिब बात है। ठीक है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अब घटना के अकॉर्डिंग अनुकूल परिणाम होंगे, तो मैं एक बार चित्त लिख देता हूँ, चित्त आने के अनुकूल परिणाम। तो भाई एक बात बताओ, 1 रुपया में चित्त कितनी बार दिख रहा है, एक बार, अरे 1 रुपया में चित्त कितनी बार दिखाई दे रहा है आपको, एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1। दूसरा, पट आने के अनुकूल परिणाम, पटाने के अनुकूल परिणाम, यानी 1 रुपया में पट के एक बार दिख रहे हो, एक बार, यानी पटाने के अनुकूल परिणाम भी कितना हो गया, 1 हो गया। इतनी बात अपने समझ में आ गई। ठीक है, अब जो आपका प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता, और वो भी किसके लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, भाई चित्त आने की प्रायिकता, बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम, अनुकूल बटे कुल परिणाम होता है, यहाँ पे बड़ा लोचा हम कर देते हैं, तो ध्यान रखना, कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम कभी नहीं होगा। तो गुरुजी ये गलत लिखा है, क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि भागकर आप जैसे ज़्यादा है तो ज़्यादा को ऊपर लिख दो, कभी मत लिखना। जो प्रायिकता का सही फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब मुझे ये बताओ, अनुकूल चित्त आने के परिणाम कितने, भाई 1 रुपया में चित्त कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है ना भाई, एक बार, तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, 1, और पूरा कितना था, 2, यानी चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2।
2। जैसे मैं अगर पटाने की बात करूँ अब इसी सूत्र से अगर पटाने की मैं बात करूँ तो अनुकूल परिणाम पट कितने 1 और कुल परिणाम 2, यानी पटाने की कुल अनुचित प्रायिकता कितनी होगी 1/2। बिल्कुल। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे फर्स्ट मॉडल पेपर का जो भाग ए यानी खंड ए वो पूरा होता है। ठीक है। और अगर पिछले मेरे 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लो, उनके सभी के वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिए गए हैं। अगर वहाँ से आप जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ तक के देश का पेपर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और प्रत्येक सुबह 6 बजे हमारे वीडियो अपलोड होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बजा ले, बालाजी का घंटा बजा ले, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। शेयर तो ज़रूरी की दीजिएगा, अन्यथा अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक तो कर ही सकते हो। बाद बाकी चैनल को शेयर, हमारे वीडियो है उसको शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि किसी गरीब बच्चे का भला हो सकता है। अगर आप पढ़ने के मकसद से नहीं आते तो आप मेरी क्लास ना ले, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अगर जो पढ़ने के मकसद से आता है वही मेरी क्लास लेवे। इसी के साथ धन्यवाद। राम राम, जय श्री कृष्ण, थमागणी खामा थामा। और अगर अस्सलाम वालेकुम, अगर कोई भी और मजहब का है तो उसको भी मेरा नमस्कार है। मैं लोकेश मीणा, गुरुकुल छारेडा का डायरेक्टर, आपको मैथ पढ़ाता हूँ। और इसी के साथ शुक्रिया। किसी भी प्रकार के यदि प्रश्न में आपको समस्या आ सकती है तो आप मेरे साथ पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और मेरे व्हाट्सएप नंबर WHT व्हाट्सएप नंबर मेरे खुद के पर्सनल 98 28 300 231। और यदि आप मेरे फेसबुक पेज या मेरी फेसबुक ID पर जाकर आप मेरे से प्रश्न पूछना चाहते हो मेरे फेसबुक पेज पर, तो RAJCHHADWAL के नाम से मेरा फेसबुक पेज चलता है। और एक पेज चलता है ACI छारेडा, ACICHHAREDA, ACI छारेडा के नाम से भी चलता है। यदि आप टेलीग्राम चैनल पे जाते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन हब ऑफिशियल के नाम से। एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन हब OFFICIAL एजुकेशन हब ऑफिशियल के नाम से भी मेरा टेलीग्राम चैनल है। उस पर भी आप जाकर मेरे वीडियोज देख सकते हो। ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कल किसी बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया था कि गुरुजी आप शायरी बहुत अच्छी करते हो, तो उस बच्चे का नाम तो कर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको शायरी सुना देता हूँ। अच्छी है, सुनना। जमीन आसमां को बदल सकती है, जमीन आसमां को बदल सकती है, तारे गगन को बदल सकते हैं। जमीन आसमां को बदल सकती है, तारे गगन को बदल सकते हैं। हाथ की लकीरें किस्मत को बदल सकती है। अगर खुद पर भरोसा है तो मेहनत कर अपने नसीब को भी बदल सकती है। इसी के साथ एक शायरी और है, ये सुहानी चांदनी रातें हैं उनके लिए। आज का पर्सनल वीडियो की शायरी है, ये सुहानी चांदनी रातें हैं उनके लिए जिन्होंने मोहब्बत को पाया है। और हम तो चांदनी रातों से भी डरते हैं क्योंकि हमको तो मोहब्बत ने सताया है। ठीक है। ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है, पढ़ने का वक्त है। जुनून रखो अपने शरीर में, क्योंकि आपके एग्जाम का मात्र और मात्र केवल 1 महीना शेष रहा है। जो कैंडिडेट 12 महीने से नहीं पढ़ा, यदि जमकर 1 महीने पढ़ाई कर लेगा इस 1 महीने में, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। 1 महीने में पढ़ लोगे तो नैया पार हो जाएगी। और आगे बढ़ो, यही दुआ करता हूँ, अच्छा पढ़ो।